नमस्कार दोस्तों, मैं फ़िरोज़ खान स्वागत करता हूं आपका जन टीवी के ख़ास कार्यक्रम गुलिस्तां में। हमने तो रेत पर यूं ही फेरी थी उंगलियां, देखा जो गौर से तेरी तस्वीर बन गई। आज हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं सुरेंद्र पाल जोशी साहब। कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा उनकी तस्वीरें बोलती हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा कार्यक्रम में। थैंक यू फिरोज जी, आपने जो यहाँ आने का कष्ट किया और मैं आपके सामने बैठा हूँ और मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो फिरोज जी, आप बताएं, आप क्या जानना चाहते हैं? सुरेंद्र जी, हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपका एक बहुत लंबा सफ़र चल रहा है अभी तस्वीरों के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में आप काफ़ी अच्छा मकाम रखते हैं। आप हमें बताएं कि आपकी इस रचनात्मक जो शैली है, जो रचनात्मक सफ़र है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, जैसा कि आमतौर पे होता है क्रिएटिव लोगों के साथ, मेरे साथ भी लगभग कुछ वैसा ही हुआ। जब मैं 4-5 साल का था और देहरादून के एक गांव में, मसूरी के पास, मैं अपने गांव में के स्कूल में पढ़ता था। हमारे लीची आम के बगीचे थे, तो फादर आर्मी ऑफिसर थे। तो मैं अक्सर क्या होता था कि मैं जब शैतानी करता था तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरे फादर मुझे कहते थे कि नहीं, तुम इस चीज़ को हाथ मत लगाओ, ऐसा करो, तुम वो जो गौशाला में जो गाय बंधी है उसका तुम पोर्ट्रेट बना के, स्केच बना के लाओ, तो तुमको एक पाई मिलेगी। तो उन दिनों पाई एक होता था, तांबे का पैसा होता था। तो हम एक पाई की 2-4 टॉफ़ियाँ आ जाती थी उस समय। तो मुझे तब, अब मैं सोचता हूँ कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने मुझको आइडेंटिफाई इतने उस एज में कर लिया था कि मुझे सबसे प्रेम जो है वो आर्ट से ही है। तो स्कूल में जैसे बच्चे आर्ट करते हैं मैं भी करता था, लेकिन रिस्पांस मुझको अच्छा मिलने लग गया था शुरू से ही। और मुझे कई बार मैथ्स, साइंस और दूसरे सब्जेक्ट में कमज़ोर होने की जगह फेल होने की स्थिति में आने के लिए भी टीचर मुझे सिर्फ इस बात का ग्रेस दे देते थे कि नहीं यार, आर्ट तो इस बच्चे की बहुत अच्छी है। चलिए, मतलब ये है कि एक बचपन के शुरुआती दिनों से ही आर्ट ने आपके बिल्कुल साथ निभाया और उस वक्त से आपके साथ अभी तक चला आ रहा है। तो स्कूल के दिनों के बाद यूँ कहें कि प्रोफेशनल लेवल पर कब आपने इसमें काम शुरू किया, या यूँ कहें कि कब आपको लगा कि हाँ, मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं जब 12th और बीए में पढ़ रहा था सिंपल आर्ट साइड से, तो उस वक्त मेरे ब्रदर इन लॉ हैं दिल्ली में, रिनाउंड पोइट हैं मंगलेश डबराल। वो मुझे अक्सर कहा करते थे, उनके कवि मित्र कहा करते थे कि सुरेंद्र, तुम्हारा आर्ट इतना अच्छा, इतनी अच्छी तुम पेंटिंग बनाते हो, तो तुम ये सब क्या तुम बीए एमए कर रहे हो, तुमको तो आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। और उन्होंने मुझे पहली बार बताया कि कोई फाइन आर्ट्स कॉलेज भी होता है जहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद आप एक बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं। और उसके बाद मैंने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए मैंने अप्लाई किया, उसका एंट्रेंस टेस्ट दिया, तो मुझ में मेरिट में फर्स्ट आया और मुझे 5 साल तक वहाँ पर वजीफ़ा मिला। और बस उसके बाद पूरा सब कुछ ही चेंज होता चला गया और मुझे लगा कि अब मुझे लाइफ में कुछ काम और कोई काम नहीं करना, ना नौकरी करनी, ना कुछ करना है, सिर्फ मुझे आर्ट ही करना है। और जब दूसरे बड़े आर्टिस्ट लोग जो है उनको सब कुछ मिल रहा है इस आर्ट की बदौलत, तो अगर मेरी आर्ट में भी कुछ ईमानदारी होगी, जुनून होगा, तो मुझे भी ज़रूर मिलेगा। तो बस इसी विश्वास के साथ बढ़ते आज तो यूँ कहें कि आपकी सफलता की जो पहली पायदान थी, उसकी जो घोषणा है वो सबसे पहले आकाशवाणी में हुई। आकाशवाणी से कैसा संबंध रहा आपका? या यूँ कहें कि आपका स्ट्रगल का दौर शायद उस वक्त खत्म हुआ, उसके आगे की यात्रा के बारे में हम बताएं। उसके बस ये है कि उसके बाद में वहाँ से पास आउट किया मैंने, और पास आउट करते ही मुझको एक उसी ललित कला अकादमी की स्कॉलरशिप मिली। और उसमें वो वेन्यू पूछते हैं कि आप कहाँ ये काम रहकर काम कहाँ करना चाहोगे। तो मेरे दिमाग में राजस्थान था, क्योंकि मैंने सत्यजीत रे को पढ़ा था, सोनार किला के बारे में पढ़ा था, MF हुसैन की कलाकृतियों के उनकी फिल्म के बारे में, जो उन्होंने यहाँ के ऊपर फिल्म बनाई थी। तो मुझे लगा कि अगर हर बड़े कलाकार ने राजस्थान में जरूर स्टडी किया, उसको अध्ययन किया, तो मुझे राजस्थान ही अपना क्षेत्र बनाना चाहिए। राजस्थान में कुछ खास बात ज़रूर है। बिल्कुल खास बात है। मैं आया था 6 महीने के लिए कि मैं स्कॉलरशिप करके फिर मैं दिल्ली बॉम्बे मूव कर जाऊंगा। और
और यहाँ आते ही मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि राजस्थान जो एक बार आ गया वो कभी दोबारा जा नहीं सकते यहाँ से। अब मैं हंसता था उनकी इस ट्रेडिशनल इस बात नहीं, लेकिन हमारा सौभाग्य कि ऐसे कलाकार राजस्थान में बसते हैं और राजस्थान की माटी को वाकई हम सलाम करते हैं कि उन्होंने इस तरह के कलाकारों को संजो के रखा हुआ है हमारे लिए। तो सुरेंद्र जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने राजस्थान को चुना। सुरेंद्र जी, ये एक बात हम सभी जानते हैं कि आपने काफ़ी एग्जीबिशंस की हैं और देश में भी किए हैं, विदेशों में भी आपने काफ़ी काम किया है। कोई एक ऐसे एग्जीबिशन का कोई यादगार क्षण जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें कि किसी भी मायने में हो वो यादगार? ज़रूर ज़रूर। 89 की मैं बात कहूँगा आपसे। मैंने 1988 में आर्ट्स कॉलेज में लेक्चरशिप को ज्वाइन किया था और उसी के कुछ महीने बाद मैंने 89 में दिल्ली में एक एग्जीबिशन की जिसमें कृष्णा सोब थी और जो बड़ी साहित्यकार हैं और अपने शंकर चौधरी, चेयरमैन ललित कला अकादमी एंड रिनाउंड स्कल्पटर, उन्होंने कंबाइंडली जो है उन्होंने इनाग्रेट किया था मेरे प्रोग्राम को। और आप देखिएगा कि फर्स्ट डे ही मेरे इतने काम वहाँ सेल हो गए कि सारे जो सीनियर आर्टिस्ट थे, रिनाउंड आर्टिस्ट थे, मैं तो बहुत जूनियर था उनके सामने, बहुत छोटा था, तो सब ने कहा कि अरे सुरेंद्र, तुमने तो यार जयपुर जैसे शहर से आके कमाल कर दिया, यहाँ तो तुम्हारे सारे काम इतने बिक गए, वाह, इट्स ए वंडरफुल एंड सक्सेसफुल शो। तो नेक्स्ट डे, थर्ड डे क्या हुआ कि मेरी 3-4 पेंटिंग अनसोल्ड थी। अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी उनको सेल करने में, और मैं जब भी मेरे दोस्त आते थे तो मैं बातों में इतना तल्लीन रहता था, जो विजिटर्स आते थे मुझे ध्यान ही नहीं कि कौन विजिटर किस पेंटिंग को देख रहा। तो मुझे उसी वक्त वहाँ पर एक बहुत सीनियर राइटर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अरे सुरेंद्र, वो देखो, वो एक सीनियर बुजुर्ग आदमी तुम्हारी पेंटिंग को 2-3 घंटे से देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन लगते हैं, आपको उठ के उनको थोड़ा कंपनी देनी चाहिए। और मैं ऐसे ही चला गया उनके पास। तो मैंने उनसे कहा कि सर, आपको काम कैसा लगा? उन्होंने कहा अरे बहुत बहुत अमेजिंग, और मुझे पर्टिकुलर ये पेंटिंग तो बहुत ही अच्छी लगी, ये वो। तो मैंने कहा कि आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंटरेस्टेड होने से क्या होता है, आपके पास पूरे पैसे भी तो होने चाहिए। तो मैंने कहा कि कितने पैसे हैं आपके पास? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसमें मोल भाव तो मैं बिल्कुल चाहता ही नहीं हूँ, क्योंकि इस पेंटिंग की जो कीमत है वो कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, आप किस लिए लेना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, असल में क्या है कि मेरी बेटी जो है, हमारे जो दामाद हैं वो शादी हो रही है, तो उन्होंने डाउरी में कुछ नहीं मांगा है। तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा, अगर हो सके तो मुझे एक मॉडर्न आर्ट पेंटिंग एक चाहिए, फिगरेटिव, अगर मिल जाए तो। मैं पिछले 15 दिन से मैं ढूंढ रहा था यहाँ प्रदर्शनियों में, तो फिर अखबारों में मैंने आपके बारे में सुना, तो मैं यहाँ चल के आया, तो मैं ये पेंटिंग उसको देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने कहा अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब आपको बताना ही पड़ेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो 5000 रुपये। तो पेंटिंग वो शायद 7000 की या 8000 रुपये की थी उस समय। तो मैंने तुरंत पेंटिंग उतारी, मैंने कहा बिल्कुल आप ले जाइए, अगर आप 5000 की जगह अगर आप 500 रुपये भी बोलते मैं तो भी दे देता आपको। मैंने कहा आप जैसे कदरदान, तो मैंने कहा पता नहीं मुझे दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, कि इस नेक काम के लिए आपको पेंटिंग चाहिए। तो अब आप देखिए कि दहेज के लिए पेंटिंग जा रही है, तो मैं उस संस्मरण को कभी भूलता नहीं। और वो कोई रिटायर्ड IAS या ऐसे कुछ पर्सन थे, वो बहुत बहुत बुद्धिजीवी लग रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा एक क्षण हम लोगों के साथ शेयर किया, और हम लोग आपसे ये बात ज़रूर जानना चाहेंगे कि महान चित्रकार और महान पेंटर जो हुए हैं, MM हुसैन साहब हुए हैं, उनसे भी आपका काम के वास्ते में सिलसिला पड़ता रहा और आप उनके भी काफ़ी नज़दीक रहे हैं। जी। उन लम्हों के बारे में हमें बताएं जब आपने उनके साथ कुछ काम किया या उनके साथ कोई एग्जीबिशन शेयर की हो। नहीं, मैं उनके साथ मैंने एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट किया, दुबई में किया, मैंने लंदन में किया। और हुसैन साहब का मैं बचपन से ही फ़ैन था। मेरे पास जो पहली जो आर्ट की, मॉडर्न आर्ट की जो पुस्तकें सबसे पहले मैंने देखी थी अपनी लाइफ में, जब मैं 12th BA में पढ़ रहा था, तो एक पाब्लो पिकासो की थी मेरे पास किताब, और एक इनके थे, कोई चित्र थे इनके। तो मैं जब लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं तब से इनका फ़ैन था। तो मैं क्या करता था कि इनके बारे में कहीं भी किसी अखबार में, किसी मैगज़ीन में कहीं छपता था, तो मुझे तुरंत पता लग जाता था।
लेकिन उसको खरीदने की का मादा मेरे में नहीं था। तो मैं क्या करता था, वो हटवाड़ा जैसा जो लगता है, हाँ, तो जो कम दामों में जो पुरानी मैगजीनें आती हैं, मैं उनका इंतजार करता रहता था और वहाँ से उनको उठाता था। फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी क्लास में, अपने टीचर्स में शेयर करता था। तो पूरे कॉलेज में ये पता था, टीचर्स को भी और स्टूडेंट को भी, कि सबसे ज़्यादा अपडेट जो है ये जोशी रहता है, नरेंद्र जी रहता है। हाँ। तो मैं थोड़ा सा, मुझे बड़ा अच्छा लगता था सुनने में, बूस्टअप होता था आदमी। तो एक दिन की बात है कि पता लगा कि एमएफ हुसैन लखनऊ आ रहे और क्लार्क अवध होटल जो है उसमें रुके हुए हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उस शख्सियत के दर्शन कैसे किए जाएं। यही महीना जुलाई का महीना था, कॉलेज खुल चुके थे। तो मैं अपने एक दोस्त को लेकर, हम उसके सामने, होटल के सामने खड़े हो गए। होटल के अंदर कभी, 5 स्टार होटल के अंदर कभी जाने का अनुभव था नहीं, तो हिम्मत थी नहीं, तो हम बाहर ही खड़े रहे सड़क पर। वहाँ पर एक इमली का पेड़ था, उसकी छाया में। इतनी देर में बारिश आ गई। बारिश आई तो वो लड़का तो चला गया, मुझे ये कह के, अरे यार छोड़ो, मैं अब बहुत टाइम हो गया, वो नहीं आएंगे। और मैं उनके निकलने का इंतजार कर रहा था। तब तक मैं काफ़ी पूरा भीग गया था मैं। तो अचानक क्या हुआ कि उधर मेरा पेशेंस भी डोल रहा था, और अचानक एक बहुत बड़ी बड़ी मूछे वाले जो संतरी होता है पहरेदार, उसने दरवाज़ा खोला होटल का, और अंदर से जो एकदम वाइट ड्रेस में जो एमएफ हुसैन जो है सफ़ेद दाढ़ी के साथ बाहर निकले, और छाते के अंदर, और उसी समय एक लग्जरी कार आई, उसमें बैठे हुए चले गए। ये मेरा ये आपका पहली मुलाकात पहला मुलाकात था, बिना कुछ बातों के, बिना कुछ बातों के। लेकिन उससे जो मुझे ताकत मिली, मुझे वैसी मिली जैसे एक एकलव्य को जैसे ताकत मिलती है। और फिर उसके बाद तो फिर मेरे हुसैन साहब से ताल्लुकात, फिर उनके घर तक, उनके रसोई तक, और वो सब मेरे रहे। उनके सब जो बेटे हैं उनसे मेरे संबंध थे, और अंत तक वो दुबई में जब वो रहे तो दुबई में मैं जाता रहता था उनके पास, और उनके घर ही रुकता था। तो हुसैन साहब से ये आप ये कहिएगा कि मैंने वो उनके अनुभव सारे, उनके काफ़ी अनुभव मैंने लिए हैं जो उन्होंने मुझे दिए हैं, और वो मेरे पास संस्मरण आज भी मेरे दिमाग में है। तो मैं हुसैन साहब के ऐसे मेरे पास बहुत सारे किस्से। एक किस्सा में आपको और एक बड़ा दिलचस्प है कि मैं लखनऊ 4th ईयर में पढ़ रहा था, और तो उस समय एक टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आई है, और इंडिया टुडे में भी, कि एमएफ हुसैन एंड कृष्ण खन्ना दोनों लोग दिल्ली में जो एक मौर्य शेरेटन नया होटल बना है उसमें वो म्यूरल बना रहे हैं। अब मुझे क्या था, मेरे तो पंख लग गए वो न्यूज़ पढ़ते ही, और मैंने अगले ही दिन तय किया कि मुझे दिल्ली भागना है। तो क्लास बंक करके बगैर किसी को बताए, और आप दिल्ली रवाना हो गए। पैसे थे नहीं जेब में, मतलब 100-200 रुपये रहे होंगे। तो मैंने सोचा अगर इनकी टिकट खरीद ली तो दिल्ली में क्या खाऊंगा, तो विदाउट टिकट ही मैं ट्रेन पकड़ी मैंने। और टीटी को जब मैं देखता था तो मैं बाथरूम में चला जाता था। और दिल्ली पहुंचा तो किसी तरह से भागते लपकते हुए बस पकड़ी, और मौर्य शेरेटन पहुंचा। जब वहाँ पहुँचा तो मैंने मौर्य शेरेटन होटल के, जब मैं गेट पर पहुँचा और ऐसे झांका अंदर, तो मुझे लगा कि मैं तो किसी एक बड़ी ड्रीम लैंड में जैसे आ गया हूँ। और मैंने अपने कपड़ों पे नज़र डाली तो मैं अपनी कुछ फटी हुई सी जेब जो जीन्स की उसको छुपाने लगा, झोला भी मेरा वैसे ही था बिल्कुल। तो फिर मैं अपने कपड़ों को भूला 1 मिनट के लिए, कॉन्फिडेंस वापस बटोरा, फिर अंदर बढ़ा। रवाना हो गए आप। अंदर बढ़ा तो वहाँ की चकाचौंध मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। मुझे पता था कि अगर चकाचौंध देखूंगा तो मैं इसमें नर्वस हो जाऊंगा, खो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल एक आंख रखी कि नहीं, मुझे तो वहाँ अंदर घुसना है जहाँ हुसैन साहब मिलेंगे। और मैं जैसे ही वहाँ गेट पर पहुँचा, आप यकीन नहीं करेंगे कि 6.5 फीट हाइट का एक बहुत मुस्टैंड जो वो था गेट कीपर होते संतरी, हाँ, बड़ी बड़ी मूछें धाड़ी के साथ, और उसको इग्नोर किया। मैं अंदर घुसने लगा तो उसने तुरंत हाथ पकड़ लिया कि ए किधर जा रहे हो आप, क्या काम है। अच्छा, मैं एकदम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार। मैंने कहा मैं अंदर जा रहा हूँ। कि अंदर कहाँ? मैंने कहा एमएफ हुसैन को जानते हो क्या, मकबूल फिदा हुसैन? कि कौन है ये? अरे मैंने कहा वो चित्रकार जो यहाँ पेंटिंग बना रहे हैं, म्यूरल बना रहे हैं आपके अंदर। अच्छा, वो सफ़ेद दाढ़ी वाले? मैं कहा हाँ। मैंने कहा मैं उनका शागिर्द हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, उनको मेरी ज़रूरत है। मैंने कहा तो मुझे अंदर जो है तो वो आपने बाधा पार करी पहली। तो पहली बाधा जैसी पार की, अंदर जाके मैं हाथ में लगा के, पर बाप रे बाप, वो तो वहाँ तो मेरी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। अब आगे क्या करूँगा मैं? तो मैं काउंटर पे, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं कहाँ बैठूँ, क्या करूँ।
और मैंने दीवारें देखना शुरू किया तो वो मुझे म्यूरल दिखने लग गए। अच्छा। उसी समय एक मैनेजर आया वहाँ पर, उसने कहा कि मे आई हेल्प यू, आप क्या बताएं, आप किससे मिलना चाहते हैं। वो ये तो समझ गया कि क्लाइंट नहीं है। तो मैंने बताया कि भाई मैं फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ लखनऊ से, और मैंने बाहर उसको झूठ बोला क्योंकि वो मुझे आने ही नहीं देता, और मैं हुसैन साहब का फ़ैन हूँ और वो हमारे उस्ताद हैं। तो मैंने कहा मैं वो देखने आया हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे जो है ना, मुझे देखने की इजाज़त तो मिलेगी ना। तो मुस्कुराया, उन्होंने नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ बैठिए और वेटर को कहा इनको पानी पिलाओ। तो मैंने पानी पिया और फिर सारे थोड़ी तसल्ली बैठ के थोड़ी तसल्ली किया सब मैंने वो देखा। अच्छा। और देखने के बाद फिर मैं 2-1 घंटे बाद बाहर निकला। तो आज मैंने उसके बाद मैंने म्यूरल काफ़ी डिस्टिंग्विश और लार्ज म्यूरल मैंने बनाए इंडिया में भी, बाहर भी, और वो सारी एनर्जी शायद मैंने वहीं से ली, वहीं से गेन किया। हाँ, मैंने म्यूरल कोई विधिवत पढ़ा नहीं था। बिल्कुल। तो इस तरह के बहुत सारे संस्मरण। सुरेंद्र जी, आपकी जो यादगार लम्हे ज़िंदगी के, हम कुछ और जानेंगे। अभी वक्त हो गया है ब्रेक का दोस्तों, अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और सुरेंद्र जी से जानेंगे उनकी ज़िंदगी के कुछ और पहलुओं के बारे में। लेते हैं एक ब्रेक। दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर जन टीवी के खास कार्यक्रम गुलिस्तां में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार सुरेंद्र पाल जोशी साहब। आइए उनसे बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र जी, अगर हम एक टेक्निकल एक एस्पेक्ट में बात पूछें तो हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एक मॉडर्न आर्ट और एक कंटेम्प्रेरी आर्ट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एक लेमैन के लिए चित्रकला होती है, लेकिन आप आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा आपने काम किया है, 25-30 साल का आपका एक्सपीरियंस है। तो हम चाहेंगे कि आपके अनुभवों के आधार पर आप हमें और हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि बेसिकली ब्रॉडर लेवल पे इनमें डिफरेंस क्या है। हाँ, बहुत आपने बड़ा टेक्निकल और इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस पे अभी भी बहुत सारा भ्रम बना हुआ है बहुत सारे लोगों को। देखिए, कंटेम्प्रेरी तो वो है ही समसामयिक जो अभी इस वक्त चल रहा है, और इस वक्त हम जिस सिचुएशन में, जिस साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ हम जी रहे हैं, जिस स्पेस में जी रहे हैं, वो सब जो चीज़ें आ रही है वो सब कंटेम्प्रेरी में है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले का जो पीरियड है, जिसमें आप ये समझिएगा कि मोटे तौर पे कि आफ्टर फ्रीडम जो यहाँ काम हुआ है, इंडिया के अंदर काम हुआ है 1945 से लेकर, और जो स्पीच जो काम हुआ है वो सारा का सारा मॉडर्न आर्ट में लिया जाता है। और उस मॉडर्न आर्ट में फिर जब और इनोवेशन और एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट होने लगे, और कंटेम्प्रेरी आर्ट में पूरी जनरेशन उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हो गई है, तो वो पूरा कंटेम्प्रेरी उसमें आ गया। आप पोस्ट मॉडर्निज्म और कंटेम्प्रेरी आर्ट में एक पतली बारीक सी लाइन का फ़र्क है। और आज कंटेम्प्रेरी में ये है कि पहले के जो चित्र बनते थे, मॉडर्न आर्ट में जो चित्र बनते थे, जनरली उनकी थीम बड़ी ट्रेडिशनल, बड़ी रियलिस्टिक होती थी कि भाई एक लड़की जा रही है, बकरी चरा रही है, पानी ला रही है, या जो है एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, या स्कूल का सीन है, यूनिवर्सिटी है, ये है वो है। आज चीज़ें बिल्कुल नया जो कल्चर हमारा, जो पॉप कल्चर है, उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। मतलब जिसमें क्लब भी हैं, जिसमें 5 होटल्स कल्चर भी है, जिसके अंदर सड़क है, पुल है, प्लेन है, मेट्रो है, और कंप्यूटर है, टीवी है, और फैशन डिज़ाइन है, डांस है, कैबरे है, ये सब के सब चीज़ें जो है आज कंटेम्प्रेरी से ये सब चीज़ें जुड़ गए। अब उसमें हर कलाकार अपनी सुविधा के हिसाब से सब्जेक्ट अपना उठाता है, काम करता है। तो बात ये है, अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि एक वर्ग वो है जो प्योरली फिगरेटिव काम करता है, जो फोटोजेनिक या कैमरा से ओत प्रोत काम करता है। एक वर्ग है जो टोटली एकदम एब्स्ट्रैक्शन में काम करते हैं, अमूर्तन में काम करते हैं, और फिर इन्हीं के बीच में कुछ और नई जो विधाएं
नई नई जो अभी टेक्निक ईजाद हुई, इंस्टॉलेशन है, स्कल्पचर तो सब जानते ही हैं, लेकिन एक नई टर्म इस बीच बहुत पॉपुलर हुई है। हालांकि वेस्ट में तो ये इसको करीब 50, 60, 70 साल हो गए हैं, लेकिन इंडिया में या दूसरे कंट्रीज़ में ये पिछले कुछ 20-30 सालों से ज़्यादा पॉपुलर हुई, जिसको इंस्टॉलेशन बोलते हैं। और इंस्टॉलेशन जो है वो हिंदी में क्या कहेंगे, संस्थापन कि आपने कुछ 2-4 चीज़ों के समूह को आपने इकट्ठा किया और आपने एक जगह उसको इंस्टॉल कर दिया। तो ये सब चीज़ें कंटेम्प्रेरी में आ गई हैं। और मैं आपसे कहूँ कि इंस्टॉलेशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप रिचुअल्स देखते हैं, गांव में जाते हैं, फोक लोक जीवन में आप जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कुछ महिलाएं एक पेड़ की पूजा कर रही हैं, कुछ धागे लपेट रखे हैं, वहाँ रोली मोली लगा रखी है, या आपने किसी ने गोबर का ही कोई सिंबॉलिक गोबर का कुछ गोल बनाया और उसमें कुछ आपने सीप मोती वगैरह जो है ना कुछ आपने लगा दिया और उसको शिव की को से सिंबलाइज कर दिया उसको। हाँ, है वो पूरी फॉर्म अमूर्त में है जा रही है। लेकिन अब देखिए मजे की बात ये देखिए, आज हम अमूर्तन से कई लोग बड़े बिदकते भी हैं, अरे यार जो ये तो समझ में ही नहीं आता, तो ये तो हमें नहीं पसंद है। लेकिन आप ये देखिएगा कि पूरा रिचुअल्स आप उठाकर देखेंगे, उसमें आपको मूर्तन कब मिलेगा, अमूर्तन ही मिलेगा। आप एक चीज़ बताइएगा, बहुत फेमस वर्क ऑफ आर्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि एक महिला अपने गाय भैंस का गोबर उठाती है और उसको दीवार पे चिपका देती है एक बहुत ही रफ फॉर्म के साथ, और वो कुछ बटन और कुछ सीप उठा के उसमें ऐसे करके कहीं लगा देती है और वो सिंबलाइज करती है कि ये शायद आंख होगी, ये इसका मुंह हो गया, ये हो गया, और एक मोली का धागा वहाँ चिपका देती है या कुछ चावल के दाने चिपका दिए जगह जगह, और वो उसके लिए वो गणेश हो गए या उसके लिए वो शिव हो गए, भगवान हो गए हैं, और अचानक गांव की सारी महिलाएं आके उसको नमन कर रही हैं और वो बड़ी पॉपुलर फॉर्म हो गई है। तो ये चीज़ें ऐसे, तो बात ये है कि जब आप रियलिस्टिक जो काम होता था उसको आपने बहुत सिंप्लीफाई सारी डिटेल्स गायब करके आप एक मॉडर्न फिगर की तरफ आप बढ़े, तब वो मॉडर्न आर्ट बन गया। तो मॉडर्न आर्ट आप उसको बिल्कुल कह सकते हैं कि उस मॉडर्न आर्ट में यह है कि बिल्कुल जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है, लेकिन वो रिजेंबल कर रही है कि ये गाय है, ये वो है। लेकिन उसके बाद जब आप पोस्ट मॉडर्निज्म में और एब्स्ट्रक्शन में जब आप आते हैं तो उसमें वो चिर परिचित फॉर्म सारी की सारी उसमें से डिलीट हो गई है। मतलब ये ठीक वैसी बात है कि आपने कुछ फूलों को लिया क्यारी से और आपने फिर उसको पंखुड़ियाँ निकाल दी उसकी, अब वो फूल नहीं रहे, वो उसकी पंखुड़ियाँ हो गई। अब उस पंखुड़ियों को भी आपने जो है मैश करके उसका आपने अर्क निकाल लिया एक ग्लास के अंदर कांच का। अब उस अर्क को आप सूंघ रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसको बॉडी पे यूज कर रहे हैं, वो क्या है? अब वो अमूर्त हो गया है। आपने उसका नाम रख दिया फ्लावर, लेकिन लेमैन कहेगा नहीं ये तो गलत बात है, फ्लावर कहाँ है, ये फ्लावर तो दिख ही नहीं रहा है इसके अंदर। अच्छा। लेकिन वो जो क्रिएटर है उसको पता है कि मैंने इसके एसेंस को पकड़ा है। अब अमीर खुसरो जब फूली हुई सरसों का जिक्र करते हैं अपने गीतों में, तो वो उसके एसेंस को ही पकड़ते हैं। बिल्कुल, एसेंस को आपने नहीं छोड़ा है पकड़। हाँ, मैंने फूली हुई सरसों पे मैंने कुछ पेंटिंग बनाई है बसंत नाम सीरीज से, और जिसके जो कुछ अच्छी जगहों पे प्लेटफॉर्म पे वो लगी हैं जहाँ उसको डेली 1-2 हज़ार लोग देखते हैं। तो वो मैंने बसंत नाम उसका इसलिए दिया कि मैंने फूली हुई सरसों, जब मैं जयपुर से दिल्ली जाता हूँ तो चारों तरफ जो गुड़ाओं के से पहले फूली हुई सरसों दिखती है, मैंने उसमें पीले रंग को इस तरह से अलग अलग एक्सपेरिमेंट के साथ यूज़ किया कि उसमें कहीं फूल नहीं है, कहीं पत्ता नहीं है, लेकिन उसके पीलेपन का जो एसेंस है वो मैंने उसको डालने की कोशिश, उसको पकड़ा है। सुरेंद्र पाल जी साहब ने बताया मैं बसंत आपने एक रचना बनाई है, तो इसी तरह आपकी कोई, बिल्कुल कहना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए भी, कि कोई दिल के नज़दीक कोई आपके एक ऐसी सीरीज़ जिसका आप हमेशा जिक्र करना चाहें, या आप ये कहें कि हाँ इस सीरीज़ ने या इस कार्य ने मुझे एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई? देखिए, अब आप
अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहे हैं तो मैं फिर पर्टिकुलर एक सीरीज़ का नाम जिक्र करना चाहूँगा। मैंने 2003 में जो फैब्रिक है, रॉ कपड़ा जो है, टेक्सटाइल, उसके धागे, उसका जो टेक्सचर है, एकदम रॉ कपड़े को सीधे कैनवस पर लिया और उसको उसी में प्ले किया, उसके कुछ धागे निकाले, उसका जंगल सी चीज़ें क्रिएट की और उसमें मैंने भी कहीं मैंने उसमें बटन, कहीं नट जो होते हैं, स्क्रू नट, वो भी यूज़ किए हैं और वो उसका नाम था टाइम टेक्सचर। अच्छा। हाँ, एक ऐसा टाइम कि पर्टिकुलर उस टाइम के अंदर मैंने जो रॉ कपड़े हैं उसके धागे, उसके टेक्सचर्स को मैंने यूज़ करते हुए एक नई फॉर्म क्रिएट की थी और उसमें मुझको नेशनल अवार्ड मिला सेंट्रल ललित कला अकेडमी से, ऑल इंडिया अवार्ड मिला यूपी स्टेट ललित कला अकेडमी से, प्लस मुझे उसमें एक यूनेस्को अवार्ड मिला। थर्ड, उसी सीरीज़ की एक पेंटिंग मेरी अफ्रीका में आइवरी कोस्ट में एक म्यूजियम है, अबिजान में आर्ट म्यूजियम, कंटेम्प्रेरी आर्ट का, उसमें वो पेंटिंग मेरी भी 2 साल पहले उसमें वहाँ पर उनके परमानेंट कलेक्शन में गई है। तो ये तो एक फेज़ था, लेकिन मैं जब लखनऊ से पढ़ के निकला उस वक्त मैं फिगरेटिव काम करता था और ख़ास तौर से जो लेबर क्लास जो है, जो मज़दूर लोग हैं, वो मेरे बड़े प्रिय विषय होते थे। तो मैंने वो जो हाथ का ठेला गाड़ी जो होती, जो हाथ से धकेल के ले जाते हैं, तो उसका जो व्हील है, उस व्हील के बहुत कई डायमेंशंस के साथ जो लेबर क्लास है उनकी बॉडी को उसके साथ में दिखाता था। कहीं उनकी कमर है, कहीं उनकी लेग्स है, कहीं पंजे हैं और कहीं कहीं पे उनके चेहरे आ जाते थे और उसका नाम था काट होते हुए लोग। अच्छा। तो काट होते लोग मेरी सबसे पहली सीरीज़ थी जो बहुत पॉपुलर हुई और जिसने मुझे काफ़ी नाम दिया है उस एज में। और अब मैं इंस्टॉलेशन भी कर रहा हूँ पेंटिंग के साथ साथ और जल्दी ही आपको मेरा एक कुछ इंस्टॉलेशन आपको जल्दी हम दुआ करते हैं कि आपका काम ऐसे आगे बढ़ता रहे। सुरेंद्र जी, अगर हम आज की नई पीढ़ी की बात करें, युवा पीढ़ी की बात करें, तो इस क्षेत्र में नाम है, अच्छी शोहरत है, अच्छा फेम भी है, लेकिन क्या दुर्भाग्य कहें आजकल की युवा पीढ़ी के लिए या इस कला के लिए कि लोगों का रुझान इस और कम होता जा रहा है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? कि किस में, विजुअल आर्ट में रुझान कम होता जा रहा है? हाँ जी। नहीं, रुझान तो बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। अगर कम हो रहा होता तो गवर्नमेंट और जो कॉरपोरेट सेक्टर है इतने आर्ट्स कॉलेज नहीं खोलती। अभी आप देखिए कि जयपुर के अंदर 4 आर्ट्स कॉलेज हो गए हैं। अच्छा। जबकि पहले सिर्फ एकमात्र राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट हुआ करता था। तो इसका मतलब ये कि स्टूडेंट्स हैं तभी कॉलेज बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि बगैर बिजनेस के तो वो लोग क्यों कॉलेज इंस्टीट्यूट खोलेंगे? तो हाँ, लेकिन अगर बिल्कुल सत्यतापूर्ण बात बोली जाए तो आपकी जो जनरेशन है उसके बाद अगर की जनरेशन की हम बात करें तो कोई ऐसा शख्स उस लेवल पर आगे नहीं खड़ा हुआ है जहाँ पर आप हैं या आपसे पहले के लोग हैं जिन्होंने इस कला को और इस चित्रकला के माध्यम से अपनी छवि दुनिया के सामने बनाई। फिरोज साहब, मैं आपको एक बात तो कहूँगा कि हमको थोड़ा सा अपनी कुछ चीज़ों को समझ को क्लियर करना पड़ेगा या वापस से उसको रिस्टडी करना पड़ेगा कि नई जनरेशन जो है वो, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत जल्दी में है। बिल्कुल। और रातों रात वो शोहरत भी चाहती है, रातों रात वो पैसा भी चाहती है और दोष उनका भी नहीं है। ये जो पूरा जो संस्कृति पूरे वर्ल्ड की उसमें यही है। अब आप देखिए ना कि एक लेटर को लिखने, अंतर्देशीय लिखने में आपको कितना टाइम लगता था। अब वही चीज़ आप कंप्यूटर पे जो है तुरंत फटाफट यहाँ से आप पूरी दुनिया के अंदर आप भेज देते हैं। तो वो हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस टाइम में जी रहे हैं, उस टाइम में बच्चों को बहुत ज़्यादा फास्ट बना दिया है। हाँ, तो यूँ कहें कि उनकी भी कहीं गलती नहीं है इस बात में। उनकी भी कहीं गलती नहीं, बिल्कुल गलती नहीं है, लेकिन उसमें भी बहुत यंग ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, जिनको घर से बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, प्रॉपर स्टडी वो करते हैं और उन लोगों ने भी अच्छा नाम कमा रहे हैं और वो लोग भी पुरस्कार ले रहे हैं। वो लोग भी जो है मार्केट में हम लोगों के आसपास नज़र आते हैं। कुछ लोग तो मैं तो भी बल्कि ये कहूँगा कि बल्कि वो हमसे भी कहीं जगहों पे बहुत अच्छा रिस्पांस उनको मिल रहा है, कुछ को कम मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये हर विधा में हो रहा है, फिल्म में हो रहा है, लिटरेचर में हो रहा है और तो सभी जगह हो रहा है। मतलब मैं ये सोच लूँ कि मैं आज
30 साल से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, तो जो बच्चा कल का जन्मा हुआ, जब मैंने काम शुरू किया था उस समय उसका जन्म ही नहीं हुआ था, तो वो मेरा क्या मुकाबला करेगा। मैं समझता हूँ ये अहंकार से जितनी जल्दी हो सके आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि कला की कोई उम्र नहीं क्योंकि परंपराएं को जो तोड़ता है वही कलाकार होता है। हमने जो परंपराएं बनाई हैं वो अगर हमारे बाद वाले ही तोड़ेंगे, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले जब तक नहीं होंगे तो फिर क्रिकेट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम भी मालिश वालिश करके पहलवान की तरह से अखाड़े में खड़े रहते हैं कि ठीक है आप भी आइए हम भी आते हैं और मिलकर तो वो जोर आजमाइश चलती रहती है, आजमाइश चलती रहती है और उसी का मजा है, उसी का तभी कला का यूं कहें कि तभी कला का उद्धार होता है कि नए कलाकार आते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कंपटीशन मिलता रहता है। कंपटीशन मिलता रहता है। चलिए सुरेंद्र जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और मैं दुआ करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि जिस तरह से आपने इस क्षेत्र को में अपना नाम कमाया है, चित्रकला के ज़रिए लोगों का मनोरंजन किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका सफ़र यूं ही जारी रहे और आप सफलता के मकाम को यूं ही छूते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फिरोज जी, मुझे आपकी शुभकामनाओं की बहुत सख्त ज़रूरत है और आपने इतना टाइम निकाला, आप यहाँ आए, मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, ये थे हमारे साथ मशहूर चित्रकार, मशहूर पेंटर सुरेंद्र पाल साहब। इनसे बात की, इनके संस्मरण जाने, बहुत कुछ सीखा इनसे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए शख्स के साथ, एक कलाकार के साथ। जानेंगे उसकी कला और कलाकार के बारे में। तब तक मुझे फिरोज़ खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।